नमस्कार साथियों, मैं विवेक सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और हम लोग कवर कर रहे हैं जो सामान्य हिंदी है और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी के सारे एग्ज़ाम होते हैं, वीडियो हो गया, लोअर पीसीएस, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, पीसीएस एक्स्ट्रा जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है। तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो हमारा ये सीरीज़ चल रही है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट थ्योरी को यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। ठीक, जो हिंदी से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी पूरी। ठीक, और साथ में क्विज़ेज़ और पीडीएफ को भी हम लोग साथ में करेंगे, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम व्यंजन पे बात करते हैं, व्यंजन क्या होते हैं? ठीक, स्वर हमने पढ़ लिया था, उसको डिस्कस हो चुका है। वीडियो आप लोग नहीं देखे हो, वीडियो देख लीजिए आके। तो सबसे पहले व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है? जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ जाती है, ठीक है? तो उनको हम लोग व्यंजन बोलते हैं। ये एक डिफिनेशन हो गई नॉर्मल सी, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे का है तो का में आ की सहायता से का उच्चारण किया जाता है। ऐसे खा है, खा भी क्या होता है? आ की सहायता से इसका उच्चारण किया जाता है। तो इस तरीके से आप लोग ये ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम्पल हो गए। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है? व्यंजनों की कुल संख्या पूछ लेता है और ये मोस्टली कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या होती है, आप बोलेंगे 33, ठीक है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 33 होती है। साथ में इसमें क्या होता है, 25 जो होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 इसमें ऊष्म व्यंजन होते हैं और 4 जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 25 4 29, 4 जोड़ेंगे आप तो 33 आ जाएगा, ठीक? ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जो इनके हैं डिटेल में इनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जब हम किसी वर्णों का उच्चारण करते हैं अपने मुख से, क्या करते हैं, जब हम विभिन्न वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उनमें क्या होता है कि जो हमारी जीभ हो गई, ठीक है, तो उनका क्या होता है, कई भागों में स्पर्श होता है। वो भाग कौन से होते हैं? जैसे मूर्धा हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गई, ठीक है? तो कई जगह पे ये क्या होते हैं, इन भागों को स्पर्श करती है हमारी जिह्वा, ठीक है? तो इन्हीं को स्पर्श व्यंजन बोल देते हैं। इनकी संख्या कितनी बताई गई है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 बताई गई है। और ये का से लेके मा तक, अर्थात का वर्ग से लेके आप पा वर्ग तक जाएंगे तो ये सारे जो होते हैं ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछे कि उच्चारण के आधार पे, ठीक है, कि भाई पूछे कि उच्चारण के आधार पे जो व्यंजन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है। कैसे? का से माँ तक तो व्यंजन आपके रहते हैं स्पर्श व्यंजन, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो जो वर्ण होते हैं, दो व्यंजन होते हैं, बढ़ जाते हैं, ड़ा और डा, ठीक है? ये दो जो होते हैं बढ़ जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं? इनको उच्छिप्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? उच्छिप्त व्यंजन इनको बोलते हैं। ये दो बढ़ जाते हैं, इसलिए जो उच्चारण के आधार पे संख्या कितनी हो जाती है? 27 हो जाती है। आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान के आधार पे व्यंजनों को जानते हैं। सबसे पहला होता है कंठीय व्यंजन। क्या हो गया? पहला हो गया कंठी व्यंजन। क्या होता है? तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, जो हमारा जीभ होती है मुंह में, तो उसका जो पिछला भाग होता है, जीभ का पिछला भाग जो होता है, तो उसका जो होता है उस स्पर्श कहाँ पे होता है? वो कंठ में होता है। कहाँ, किससे स्पर्श होता है? कंठ से स्पर्श होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंठी व्यंजन बोलते हैं, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे। और ये हमने आपको एक फार्मूला बताया है, अगर इस फार्मूले को आप याद कर पाएंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए जो इनका जो उच्चारण स्थान होता है उसको पहचानना। पहला क्या है? अकुह विसर्जनीयाम कंठा, ठीक? 2-4 बार बोलेंगे तो आपको रट जाएगा। अकुह विसर्जनीयाम कंठा होता है, ठीक? अब देखिए, आ से आपके क्या हो गया? आ और बड़ा हो गया। कु से क्या हो गया? आपका का वर्ग हो गया। का वर्ग में क्या क्या है? का, खा, गा, घा, अंगा यहाँ पे आ जाते हैं का वर्ग में। ऐसे ही आपको यहाँ पे हा दिख गया, ठीक है? हा दिख गया। उसके बाद यहाँ पे विसर्ग से क्या हो गया? विसर्ग हो गया। सा आप छोड़ देंगे, सा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है? तो विसर्ग हो गया, हा हो गया, और का वर्ग जो हो गया, और आ हो गया। ये सब काहे से बोले जाते हैं? ये सारा का उच्चारण जो किन से होता है? इनका कंठ से होता है। इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से इसको ध्यान रख पाएंगे, ठीक? आपको सिर्फ सूत्र को याद रखना है, ठीक? बहुत आसानी से आप लोग पहचान लेंगे। तालव्य व्यंजन की बात करते हैं, इसको हम तालु भी बोलते हैं। साथ में इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। किसको? तालव्य व्यंजन को। इसमें क्या होता है कि जीभ का जो मध्य भाग होता है, हमारी जो जीभ होती है, तो उसका जो मध्य भाग होता है, ठीक, वो कहाँ पे स्पर्श करता है? वो तालु को स्पर्श करता है, ठीक? किसको स्पर्श करता है? तालु को। अब बोल के देखिए, चा, छा, जा, झा, या, ठीक? ऊपर जो तालु हमारी होती है, तो उसको हमारी जो होती है जीभ का मध्य भाग जो होता है स्पर्श करता है, ठीक है? आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे, आपको खुद से ये बात पता चल जाएगी, हाँ, कि हमारा जो है भाग है, अंग, जो किस चीज़ को स्पर्श कर रहे हैं। इसका भी फार्मूला बहुत आसान है। तो इसका फार्मूला होता है इचु यसानाम तालु।
क्या है, इचु यशानाम तालु। देखिए ई से क्या हो गया, ई से ई और बड़ी ई हो गया, यहाँ पे चू यहाँ पे दिया हुआ तो इसका मतलब हो गया चा वर्ग, चा छा जा जा इया, और या से आपका या हो गया, और यहाँ पे शा आप देख सकते हैं तो ये शा हो गया। ठीक, इस तरीके से इन सबकी उच्चारण स्थान क्या है, ये सारे क्या हो गए, तालु से इनके उच्चारण स्थान हो गए। ठीक, बहुत आसान है। ठीक है, फार्मूले से इन चीज़ों को पहचानना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बात करते हैं मूर्धा की, मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो वर्ण उच्चारण में क्या होते हैं, जीभ जो हमारी होती है वो मूर्धा को स्पर्श करती है। ठीक है, जीभ किसको स्पर्श करती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, और इसके अंतर्गत जो व्यंजन आते हैं तो टा हो गया, ठा, डा, ढा, रा। ठीक, ये सब क्या है, ये सब मूर्धन्य व्यंजन है। इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए देखिए ये फार्मूला है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो री से आपका री हो गया, और टू से क्या है यहाँ पे टा वर्ग यहाँ पे हो गया, टा ठा डा डा ना। ठीक है, और रा आप देखिए ये रा हो गया, और यह शाह से आपका शाह हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये है मूर्धन्य व्यंजन की पहचान इस फार्मूले के आधार पे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दंत की बात करते हैं, दंत व्यंजन कौन से होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, जीभ का जो अगला भाग होता है, जो हमारी जीभ होती है उसका जो आगे वाला भाग होता है वो क्या करता है, ऊपर के दांतों के स्पर्श करता है। कहाँ पे करता है, जो आगे वाला दांत, जो हमारी जीभ है उसका आगे वाला भाग, जो हमारे ऊपर वाले दांत होते हैं तो उनको स्पर्श करता है। ठीक, दंत व्यंजन कहलाते हैं इसे। कौन कौन से हैं, ता, था, दा, धा, ना। आप बोलिए दाता ना बोलिए तो जो हमारी जीभ है उसका जो आगे वाला पार्ट है वो ऊपर जो होगा दांत को स्पर्श करेगा। आप उच्चारण करके देख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ऋतु लसानाम दंता। क्या है, ऋतु लसानाम दंता। ठीक, तो ली हम छोड़ देंगे इसमें, तू से ता वर्ग हो गया आपका, तो इसमें ता था, दा धा ना आ जाता है, और ला से आपका ला हो गया, और इस सा से आपका सा हो गया। ठीक, तो ये सब क्या हो गए, ये सब जो है दंत व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, आगे आइए, ओष्ठ व्यंजन की बात करेंगे अब। ओष्ठ व्यंजन क्या होते हैं, तो जिनका उच्चारण किससे होता है, होठों से हमारे होता है। जो हमारे होंठ होते हैं तो उनसे जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है तो उनको हम ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। ठीक, बहुत आसान होता है। तो इसमें फार्मूला क्या आपका बनेगा, उपधिमानियाम ओष्ठो। ठीक, तो ऊ से क्या बन गया, ऊ और बड़ा ऊ बन गया। पू से बन गया आपका पा वर्ग, जिसके अंतर्गत पा, फा, बा, भा और मा ये वर्ण आ जाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के कितने, ऊ, पा, फा, बा, भा, मा। तो ये सब क्या हो गए, ये सब इनका उच्चारण किससे हो गया, ओष्ठ से हो गया। ठीक, आप लोग ध्यान रखेंगे, ये उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, और मैंने आपको सारे उच्चारण स्थान सूत्र के माध्यम से आपको बता दिए हैं। बहुत ही आसान होगा पहचानना। ठीक है, आप लोग इन फार्मूला जो है इनको आप जो 4-5 बार लिखेंगे या इसको दोहराएंगे और करेंगे, हो जाएगा, बहुत आसान है। अब बात करेंगे नासिक के व्यंजन क्या होते हैं। तो जो हमारे वर्ग होते हैं का से लेके पा तक, ठीक, ये हमारे वर्ग होते हैं। तो इन सभी के जो पांचवें वर्ण होते हैं, ठीक है, इन सभी के जो पांचवें वर्ण होते हैं या पांचवा व्यंजन होता है प्रत्येक वर्ग का, वो क्या कहलाता है, नासिक के कहलाता है। इनको अनुनासिक भी बोलते हैं। जैसे अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये सब क्या हैं, ये सब नासिक के व्यंजन हैं। ठीक है, और इनका स्थान कहाँ पे है, तो प्रत्येक वर्ग में पांचवें स्थान पे इनका स्थान होता है, और इनको क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन भी इनको कहा जाता है। ठीक, तो ये नासिक के हो गए। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन को हम अर्धस्वर भी बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्धस्वर बोलते हैं, और इनमें क्या होता है कि जो वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें मुख और नाक से क्या होती है, कम वायु निकलती है। अंतस्थ का मतलब होता है कि अंदर, अंतस्थ का मतलब होता है अंदर। ठीक, अंदर मतलब जो बाहर जो वायु होगी नाव का मुंह से वो बहुत ही अल्प मात्रा में निकलेगी। ठीक, तो इसको हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। कौन कौन से हैं, तो इनकी संख्या 4 है, या, वा, रा और ला। क्या है, या, वा, रा, ला। उसके बाद उस व्यंजन की बात करेंगे, तो उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन। इनको बोलने में क्या होता है, संघर्ष करना पड़े। ठीक, तो मुख और नाक से क्या होता है, अधिक वायु निकलती है, और जो वायु निकलती है वो क्या निकलती है, वो गर्म निकलती है, कह सकते हैं रगड़ के साथ कह सकते हैं। ठीक, या संघर्ष करने में जो एक ऊष्मा जब हम बोलते हैं तो हमें संघर्ष करना पड़ता है, उसके माध्यम से एक गर्म वायु जो होती है वो प्रवाहित होती है और वो बाहर की ओर आती है। तो इन सभी के व्यंजन को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संख्या इनकी 4 होती है, शा, श, सा, हा। ठीक, ये 4 जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन की, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो इसमें क्या होता है, 2 वर्णों के जो मेल से, या कह सकते हैं 2 व्यंजनों के मेल से, ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। कौन-कौन से हैं, इनकी संख्या कितनी है? 4 है। छ, त्र, क्या, श्रा, ठीक है। तो छ किससे बनता है? तो का और शा से मिलके बनता है। और त्रा, ता और रा से मिलके बनता है। क्या किससे बनता है? जा और या से मिलके बनता है। श्रा बनता है शा और रा से मिलके बनता है। ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं, ठीक। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कौन किससे मिलके बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको हम लोग जल्दी से देखेंगे। दंतोष्ठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो वा और फा होता है। स्पर्श संघर्षी कौन होते हैं? तो चा, छा, जा और या होता है। स्वर यंत्रमुखी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर यंत्रमुखी काकल्य, ये वर्ण कौन सा होता है? ये हा होता है। संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? शा, श, शा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? तो ये ला होता है। और लुंठित या प्रकंपित एक ही बात है, लुंठित कहे या प्रकंपित कहे एक ही बात है, ठीक। तो ये रा को बोलते हैं। और उच्छिप्त किसको बोलते हैं? रा और रा, ठीक है, ये उच्छिप्त हो गया। अर्धस्वर किससे बोलते हैं? या और वा को बोलते हैं अर्धस्वर। अनुनासिक आपको मैंने भी बताया, अंगा, इया, ड़ा, ना, मा, ये सब क्या है? अनुनासिक हैं, या नासिक की व्यंजन भी इनको कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ बाह्य प्रयत्न के आधार पे जो हमारे व्यंजन होते हैं, तो उनके कुछ पार्ट्स देखते हैं। आपने सुना होगा अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में, ऐसे ही घोष और अघोष के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ये क्या है? ये आपको पांचों वर्ग दिखाए गए, का से लेके जो पा वर्ग तक जो हमारे 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, तो उनकी एक सारणी आपके सामने बनी हुई है। तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ग में कितने होते हैं? प्रत्येक वर्ग में कुल 5 वर्ण होते हैं, ठीक। प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन या वर्ण होते हैं? कुल 5 होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण में क्या होता है कि जो वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, जो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो वर्ण होता है, वो हमारा अल्प प्राण कहलाता है, ठीक। क्या कहलाता है? अल्प प्राण। ऐसे ही जो हमारा दूसरा और चौथा, समझिएगा, 1, 3, 5 तो अल्प प्राण हो गया, और ऐसे ही दूसरा और चौथा, ठीक, ये आप देख सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं। वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। ये दोनों बातें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर अघोष और सघोष की बात कर लेते हैं। तो अघोष में क्या होता है कि प्रत्येक वर्ग का जो पहला और दूसरा, ठीक, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। और ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो वर्ण होता है वो आपका सघोष या घोष कहलाता है, ठीक। तो ये आपके हो गए बाह्य प्रयत्न के आधार पे व्यंजन। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ लेंगे पेशी तनाव के आधार पे। तो पेशी तनाव के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया शिथिल और दूसरा हो गया कठोर। शिथिल में क्या आता है? अघोष वर्ण और महाप्राण, ठीक, इनको शिथिल में रखा गया है। और कठोर में घोष और अल्प प्राण को रखा गया है। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, बाकी आपको हमने अल्प प्राण और महाप्राण, घोष अघोष पीछे बता दिया है। ये आप ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अल्प प्राण महाप्राण के बारे में। तो अल्प प्राण क्या होता है? जब वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, ठीक है, तो उच्चारण करते समय क्या होता है? जब कम प्राणवायु का बाहर आना, कम प्राणवायु, जो हम कोई भी वर्ण बोलते हैं तो बाहर क्या आता है? एक वायु संचारित होती है, बाहर निकलती है। तो उस समय जो प्राणवायु हमारी होती है उसका कम रहना, या उच्चारण में कम प्राणवायु का बाहर आना अल्प प्राण कहलाता है। ऐसे ही महाप्राण में जो हम वर्णों का उच्चारण करेंगे तो अधिक प्राणवायु जो होगी वो क्या होगी? बाहर आएगी। ऐसे ही अघोष में क्या होता है? सघोष में क्या होता है? तो अघोष में यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है उल्टा हो गया है, आप लोग यहाँ पे इसको काट दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ है। सघोष में क्या होता है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप सुनिए। सघोष में क्या होता है कि जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं, हमारी स्वर तंत्रियाँ होती हैं, तो उनमें क्या होता है? कंपन होता है, ठीक। इसमें सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। और जो हमारा अघोष होता है तो उसमें जो होता है स्वर तंत्रियों में कंपन जो होता है नहीं होता है, ठीक। समझ गए आप लोग? सघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है और
अघोष में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक, तो ये आपके अघोष अघोष हो गए, अल्पप्राण अपप्राण हो गया। यहाँ से आपका जो है ये व्यंजन वाला जो पोर्शन होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग शब्द सौष्ठव के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे शब्द के विषय में है। और यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, वर्णमाला जो हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट 50-60 क्वेश्चंस होंगे वर्णमाला से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एक अच्छी सी हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा, वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 50 से 60 क्वेश्चंस की लगभग, और उसके बाद हम लोग शब्द सौष्ठव पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कंटेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। ठीक, जो एग्ज़ाम में आपके आने वाला है सिर्फ उसी चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, और भी अपने फ्रेंड्स को चैनल जो वीडियो का लिंक है शेयर करते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी अधिक और बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।